Okay, guys. So welcome. हाँ जी, तो बताइए कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या करना है? मैम कॉस्ट रिकॉर्ड्स करना था। कॉस्ट रिकॉर्ड्स। यस मैम। कॉस्ट रिकॉर्ड्स। एक सेकेंड। कॉस्ट रिकॉर्ड्स चैप्टर निकालूं मैं कॉस्ट रिकॉर्ड्स वाला। भाई जहां तक मुझे याद है कॉस्ट रिकॉर्ड्स का तो चैप्टर है ही नहीं आपको। रिकंसाइलेशन था आपको, इंटेग्रल अकाउंटिंग था, प्रोसेस कॉस्ट रिकॉर्ड्स का। मैम यहाँ कॉस्ट रिकॉर्ड्स के अंदर ही आता है ना इंटेग्रल और रिकॉन्सिलेशन ऑफ कॉस्ट भी। हाँ, वो कॉस्ट रिकॉर्ड के अंदर आएगा, तो कॉस्ट रिकॉर्ड एज सच चैप्टर टॉपिक नहीं है मैम एज वो मतलब टॉपिक है, वो चैप्टर के अंदर इन्वॉल्व है ये सब। मतलब उन्होंने वो टॉपिक दिया है, उस टॉपिक के अंदर दो चैप्टर्स हैं, आपका रिकंसाइलेशन और दूसरा आपका इंटेग्रल अकाउंटिंग। यस मैम। ये चीज है, ये कॉस्ट रिकॉर्ड का चैप्टर एज सच नहीं है। और बल्कि वो ऑडिटिंग में, अगर कॉस्ट रिकॉर्ड की बात करें ना, वो शायद ऑडिटिंग में चला जाता है, और ऑडिटिंग का भी आपको चीजें नहीं है। मैम कॉस्ट रिकॉर्ड्स के अंदर ही वही इंटेग्रल और नॉन इंटेग्रल है। हाँ, तो इन दोनों में से एक तो आपको रिकंसाइलेशन है, दूसरा आप एक रिकंसाइलेशन है, दूसरा टॉपिक है उसमें इंटेग्रल अकाउंटिंग। तो इन दोनों में से आप कौन सा करना चाहोगे अभी? मैं मैम एक्चुअली इंटेग्रल करना है। इंटेग्रल अकाउंटिंग। यस मैम। इंटेग्रल अकाउंटिंग तो बच्चा उसमें सिर्फ थ्योरी है आपका, उसमें मैम प्रैक्टिकल। इंटेग्रल का मैम मैंने शायद अटेंड नहीं किया है, तो मुझे पता नहीं इसके बारे में। ओके, तो आपको इंटेग्रल अकाउंटिंग करनी है तो इंटेग्रल कर लेते हैं, ठीक है। बट इंटेग्रल एक सेकंड, फिर मुझे ना इसके वो निकालने दो, 3.1 नोट्स। हाँ जी, चलो स्टार्ट कर लेते हैं। इंटेग्रल अकाउंटिंग का ना वैसे मतलब होता है कि जैसे आपका होता क्या है कि कई फर्म्स क्या होती हैं, आपके कॉस्ट को अलग से रिकॉर्ड करती होती हैं, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं उसको अलग से रिकॉर्ड करती होती हैं, ठीक है। बाद में उन दोनों ना जो कॉस्ट रिकॉर्ड की एंट्रीज होती हैं वो कॉस्ट शीट पे होती हैं, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग की हमारी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में जाती हैं, बाद में इसके ट्रायल बैलेंस और वो सब चीजें बनती है। और फिर बाद में क्या करते हैं, वो बैठ के इन दोनों को आपस में रिकंसाइल कर लेते हैं। कॉस्ट रिकॉर्ड जो होती हैं, मतलब जो कॉस्ट की एंट्रीज होती हैं, और जो हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की एंट्रीज होती हैं, उनको आपस में बैठ के मैच कर लेते हैं, रिकंसाइल कर लेते हैं, जो कि हमने रिकंसाइलेशन ऑफ उसमें पढ़ा था, रिकंसाइलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। इंटेग्रल अकाउंटिंग में क्या होता है कि इसमें आपकी सेपरेटली बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बनते, जब सेपरेटली अकाउंटिंग की एंट्रीज पोस्ट नहीं होती। इंटेग्रल अकाउंटिंग में अलग से नहीं होता। इसमें क्या होता है कि आपका जितनी भी कॉस्ट से रिलेटेड एंट्रीज हैं एंड जितनी भी हमारी फाइनेंस से रिलेटेड एंट्रीज होती हैं, वो सारी की सारी हमारी एक ही जगह पे रिकॉर्ड की जाती हैं। एक ही कह लो, एक ही हमारी बुक में एक ही जैसे चाहे वो कॉस्ट शीट पे करे, चाहे एक ही बुक में, मतलब एक ही जगह पे जितनी भी कॉस्ट की एंट्रीज हैं और जितनी भी हमारी फाइनेंस से रिलेटेड एंट्रीज है, वो सारी की सारी एक ही जगह पे रिकॉर्ड की जाती हैं। तो जो फॉर्म्स इस वाले सिस्टम को अपनाती हैं उसको हम बोलते हैं इंटेग्रल,
or you can say integrated accounting. The integral accounting is a system of recording financial and costing transactions in one self-contained ledger called integrated ledger. मतलब ये है कि जब हम लोग कॉस्ट काउंटिंग एंड जितनी भी हमारी ये कह लें ट्रांजेक्शन्स हैं, चाहे वो फाइनेंशियल नेचर की हैं, ठीक है, यहाँ पे फाइनेंशियल नेचर ट्रांजेक्शन्स मतलब कि हमारी जो है फाइनेंस से रिलेटेड नहीं, फाइनेंशियल नेचर की जो हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जाती हैं, मतलब हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की और जितनी भी हमारी उसकी बैलेंस शीट की एंट्रीज जो होती हैं उससे रिलेटेड एंट्रीज, वो सारी एंट्रीज, और दूसरी जो भी जितनी भी हमारी कॉस्ट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन हैं, तो वो हम उन सारे फाइनेंशियल एंड कॉस्ट ट्रांजेक्शन को एक ही जगह पे पोस्ट करते हैं, एक ही जगह पे रखते हैं, उस वाले सिस्टम को हम बोलते हैं इंटेग्रल और यू कैन से इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग। ठीक है, सो हाँ जी मैम, प्रोसेस अकाउंटिंग क्या होता है? प्रोसेस अकाउंटिंग, यस मैम। ओके, सो ये बीच में से निकल आया टॉपिक। प्रीति ऐसे करें, पहले ये इंटेग्रल अकाउंटिंग खत्म कर लें, फिर मैं उसके बाद आपको प्रोसेस अकाउंटिंग का मीनिंग बता देती हूँ। ओके मैम। ये चलेगा? आपने स्क्रीन है क्या आपके पास इसका नोट्स? अच्छा, मैंने स्क्रीन शेयर ही नहीं की। हाँ जी, अब शो हो रहा है आपको? यस मैम। ठीक है, सो इंटेग्रल प्रीति मैं एक बार इंटेग्रल अकाउंटिंग का टॉपिक खत्म करवा दो, उसके बाद बता दूंगी कि प्रोसेस अकाउंटिंग क्या होती है। ओके मैम। ठीक है, सो इंटेग्रल अकाउंटिंग का मतलब क्लियर हुआ कि यहाँ पे जब हम अकाउंटिंग फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग को एक की ट्रांजेक्शन्स को एक साथ रिकॉर्ड करते हैं, एक ही जगह पे रिकॉर्ड करते हैं, तो हम उस चीज़ को कहते हैं इंटेग्रल अकाउंटिंग। तो इसमें हमें कॉस्ट अलग अलग से प्रॉफिट्स निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो फर्म्स कॉस्ट ट्रांजेक्शन्स को अलग से कैलकुलेट करते हैं और फाइनेंशियल अकाउंटिंग को अलग से कैलकुलेट करते हैं, तो उनके ना जो प्रॉफिट्स भी अलग से निकलते हैं, मतलब वो कॉस्ट वाइज प्रॉफिट्स अलग निकालते हैं, फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग वो अलग से प्रॉफिट्स निकालते हैं, फिर बाद में बैठ के आपस में इन दोनों स्टेटमेंट्स को रिकंसाइल किया जाता है, मिलाया जाता है। ठीक है, वो इंटेग्रल अकाउंटिंग में हमें प्रॉफिट्स अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं होती, हमारा एक ही बार, क्योंकि जब हम रिकॉर्ड ही सारी एंट्रीज एक साथ कर रहे हैं, फिर उसका एक साथ ही ट्रायल बैलेंस और वो सब चीज़ें बनती है, तो हमारा प्रॉफिट भी फिर एक ही बार में निकलता है। तो हमारा इसमें कह लीजिए हमारी बहुत सारी लेबर, बहुत सारी मेहनत इसमें बच जाती है इंटेग्रल अकाउंटिंग में। ओके, सो मीनिंग क्लियर हुआ इंटेग्रल अकाउंटिंग का, चाहे इंटेग्रल कह लीजिए इसको, चाहे इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग कह लीजिए, एक ही बात है। इसको इसीलिए वर्ड है क्योंकि यहाँ पे हमारी कॉस्ट और फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक साथ आती है, हम हमारी इन दोनों सिस्टम्स को इंटीग्रेट कर लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं। अब बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ इंटेग्रल अकाउंटिंग की। सबसे पहले है कि देयर इज नो नीड टू रिकंसाइल दी प्रॉफिट्स। मैंने पहले बता दिया कि इसमें पहले थे कि हमें सेपरेटली प्रॉफिट्स निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और जब हमारे प्रॉफिट्स भी सेपरेटली नहीं निकलते तो हमें उसको आपस में रिकंसाइल करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो हमारे मतलब ये हमारा बहुत सारा टाइम और पेपर वर्क बहुत बचता है। सेकेंड, देयर इज नो डुप्लीकेशन ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ एंट्रीज। ठीक है, कॉस्ट में अगर हम अलग अलग से मैनेजमेंट करते हैं तो कभी कभी क्या होता है, कोई ट्रांजेक्शन ऐसी होती हैं जो हम कॉस्ट शीट में भी डाल रहे होते हैं और फिर बाद में वो हम उसको फाइनेंशियल उसमें भी डाल रहे होते हैं, जिससे कॉमनली हमारी वेजेस होती हैं। ठीक है, वेजेस होगी, सैलरीज वगैरह होगी ना, ये कॉमन एंट्रीज होती हैं जो कॉस्ट शीट में भी जा रही होती हैं और जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी जा रही होती हैं, तो हमारी कई एंट्रीज होती हैं जो डुप्लीकेट होती हैं, बार बार आती हैं, तो इंटेग्रल में हमें वो भी नहीं करना पड़ता। ठीक है, हमारी एक एंट्री एक ही नीचे एक ही एंट्री एक बार में ही हम पोस्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इसमें है कि हमारे जितने भी अकाउंट्स के अकाउंटिंग के अकाउंट्स के जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उन सबको कोऑर्डिनेट करते हैं। जैसे हमारा कॉस्ट डिपार्टमेंट अलग होता है, ठीक है, फाइनेंस अकाउंटिंग डिपार्टमेंट अलग से हो गया, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का डिपार्टमेंट अलग से हो गया। So, जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं अकाउंटिंग के अंदर के जो भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन आती है। ठीक है, क्योंकि ये सारी एंट्रीज इंटीग्रेट होती हैं, एक ही साथ रखते हैं। ठीक है, तो ये सारे डिपार्टमेंट्स भी एक साथ आ जाते हैं, इनमें आपस में कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होती है।
ठीक है। नेक्स्ट है, दिस इज अ वेरी सिंप्लीफाइड सिस्टम एंड प्लस देयर इज अ सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। ठीक है, क्योंकि इसमें सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल, एक ही जगह पे एंट्री जानी है नॉर्मली, एक ही पर्सन, एक या दो पर्सन को ही वो पोस्ट करनी होती है। इसमें कह लीजिए आपका जो है, एक तो ये कि सिंपल है, ठीक है, सिंपल तरीका होता है। दूसरा क्योंकि एक ही या दो पर्सन को ही इसमें सारी एंट्रीज डालने होते हैं, तो आपका जो कंट्रोल है वो सेंट्रलाइज्ड रहता है। अलग अलग डिपार्टमेंट के पास काम नहीं होता, अलग अलग डिपार्टमेंट्स को काम डेलीगेट नहीं किया जाता। इसमें सेंट्रलाइज्ड अकाउंटिंग हो जाती है, मतलब एक या दो बंदे के हाथ में ही आपकी पावर रहती है टू रिकॉर्ड दी ट्रांजेक्शन्स। ठीक है। और उसके बाद अगर फ्यूचर में फर्म्स को, ठीक है, अगर जैसे होता है कि अगर फर्म्स को कभी भी अडॉप्ट करनी हो, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग इंट्रोड्यूस करनी हो, या फिर कोई भी कंप्यूटराइज या कोई भी मॉडर्न टूल्स वगैरह अगर फर्म्स को यूज करने होते हैं, सो उसको भी अडॉप्ट करना आसान हो जाता है। ठीक है। इंटीग्रल अकाउंटिंग में, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में भी क्या होता है कि एक सेंट्रलाइज्ड ऑपरेटेड सॉफ्टवेयर आता है। ठीक है, मतलब सारे डिपार्टमेंट्स को वही सेम सॉफ्टवेयर यूज करना होता है। ठीक है, तो होता है एक ही तरह का सॉफ्टवेयर होता है। और इंटीग्रल में भी क्या होता है कि सारी फॉर्म्स एक ही जगह पे आपकी एंट्रीज जा रही होती हैं, तो इससे जो हमारे लोग हैं, जो हमारे एम्प्लॉयज होते हैं, उनको प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि वो पहले से ही हैबिचुअल होते हैं सेंट्रलाइज तरीके के लिए, सेंट्रलाइज सिस्टम के लिए। तो उसके बाद अगर हम कंप्यूटराइज अकाउंटिंग भी इंट्रोड्यूस कर दे तो उनको इतनी इश्यूज नहीं आते, तो वो ऑलरेडी इस चीज के लिए हैबिचुअल हो जाते हैं। And then there is no possibility of overlooking any expense under this system। ठीक है, इसमें है कि हमारा कोई भी ऐसा एक्सपेंस होता है वो छूटता नहीं है। हमारे जितने भी एक्सपेंसेस एंड इनकम्स हैं वो सारे के सारे हम प्रॉपरली रिकॉर्ड कर लेते हैं, कोई भी ओमिशन की या ओवरराइटिंग का इसमें इशू नहीं आता। ठीक है। देन सिंस इसमें है कि कॉस्ट अकाउंट्स में हमारे एंट्री सीधा ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री से पोस्ट किए जाते हैं, तो इसमें हमें टाइमली एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, क्योंकि हम सीधा हमारी जो ओरिजिनल बुक्स होती हैं उसी में से हम सीधा डाटा उठा लेते हैं। ठीक है, तो हमारा डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होता, टाइम पे सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, टाइम पे मिल जाती है, और टाइम पे मिल जाती है। ठीक है। और इसमें हमारा, क्योंकि हम ओरिजिनल बुक से ही हम डाटा लेते हैं, तो हमारा वो डाटा ऑथेंटिक होता है, करेक्ट होता है। मिस्टेक्स होने के, एरर होने के हमने चांसेस भी इसमें कम होते हैं। हम जो भी हमारी ओरिजिनल बुक में एंट्री होती है, हम उसी को एक ही जगह पे पोस्ट करते हैं। बार बार नहीं आपको करना पड़ता ना, कि कभी आप कॉस्ट शीट में, कभी फाइनेंशियल उस पर नहीं डालना पड़ता। एक ही शीट बनानी होती है, तो वहीं से ओरिजिनल बुक से ही हमें डायरेक्टली एंट्रीज कॉपी करनी होती है। तो हमारा एक तो पहले है कि आपका डाटा करेक्ट होता है, ऑथेंटिक होता है, प्लस दूसरा उसमें एरर होने की चांसेस भी कम हो जाते हैं। ठीक है। और लास्टली है कि इसमें जो हमारा अकाउंटेंट है, क्योंकि एक अकाउंटेंट है वो सिर्फ एक ही स्पेसिफिक डिपार्टमेंट तक रिस्ट्रिक्टेड होके नहीं रहता। हमारे जो अकाउंटेंट है एक ही मतलब उसके पास एक वाइडर फील्ड आ जाता है काम करने के लिए। जैसे होता है ना कि अगर आपके अलग अलग डिपार्टमेंट्स, तो उसमें सिर्फ जो है आपका कॉस्ट अकाउंटेंट है वो सिर्फ कॉस्ट से रिलेटेड एंट्रीज को ही देखेगा। जो आपका कॉर्पोरेट का बंदा है वो सिर्फ कॉर्पोरेट से ही देखेगा। जो आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो सिर्फ देखेगा, बाकी की चीजों को वो नहीं ध्यान में रखेगा, क्योंकि वो उसके वर्किंग परव्यू में नहीं आती। वेरास आती तो उसका क्या होता है कि वो बंदे सिर्फ वहीं तक सीमित रह जाते हैं। ठीक है, फाइनेंस वाले हैं वो सिर्फ फाइनेंस तक ही सीमित रह जाते हैं, कॉस्ट वाले हैं वो सिर्फ कॉस्ट तक ही रह जाते हैं। ठीक है, बट इन इंटीग्रल, क्योंकि वो पर्सन हर नेचर की एंट्री के साथ डील करते हैं, हर तरह की ट्रांजेक्शन को देखते हैं, तो क्या होता है कि उनको हर चीज का एक्सपीरियंस मिलता है, उनका नॉलेज फेयर बढ़ता है, उनको जैसे कॉस्ट का भी पता चलता है कि फाइनेंस में कैसे डील करना है, कॉर्पोरेट की कैसे डील करनी है, मतलब हर चीज की, हर फेयर का उनको एक्सपीरियंस आता है, नॉलेज मिलती है। ठीक है, तो हमारे ये कह लीजिए हमारा एम्प्लॉयज मल्टीटास्किंग हो जाते हैं, उनकी उनकी नॉलेज का स्फेयर इंक्रीज होता है। सो दीज ये थी हमारी कुछ क्या कहते हैं, एडवांटेजेस ऑफ इंटीग्रल अकाउंटिंग। सो नाउ यू कैन से प्रीरेक्विजिट्स ऑफ इंटीग्रल अकाउंटिंग। ठीक है, कि जब भी हमें इंटीग्रल अकाउंटिंग अपनानी है, अडॉप्ट करनी है, सो उस टाइम पे हमें किन किन चीज़ों का, किन किन फैक्टर्स का ध्यान रखना है।
ठीक है, क्योंकि इंटीग्रल काउंटिंग अपने आप में एक वेल इस्टेब्लिश सिस्टम है, तो इसको हम ऐसे ही नहीं जब बनाया इंट्रोड्यूस कर सकते। इसको इंट्रोड्यूस करने से पहले हमें कुछ चीज़ों का, कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। फर्स्ट इज द डिग्री ऑफ इंटीग्रेशन। पहली चीज हमें ये देखनी है कि हमें इंटीग्रेशन कितनी रखनी है। इसमें है कि आपको सिर्फ, जैसे है कि आपको सिर्फ प्राइम कॉस्ट तक ही इंटीग्रेट करना है, कि वर्क कॉस्ट तक ही इंटीग्रेट करना है, कि सारे के सारे कॉस्ट इंटीग्रेट करने हैं। ये चीज हमें पहले इन एडवांस डिसाइड करनी पड़ती है कि आपको अगर इंटीग्रेशन अडॉप्ट करनी है तो कहाँ तक करनी है। जैसे ये कि सिर्फ आपको प्राइम कॉस्ट तक ही इंटीग्रेशन करनी है, उसके बाद आपको अलग अलग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, कि आपको सिर्फ वर्क कॉस्ट तक ही इंटीग्रेशन करनी है, फिर अलग करोगे, इसे सारे के सारे कॉस्ट, सारी की सारी ही इंटीग्रेशन करनी है, मतलब सारे के सारे कॉस्ट को ही इंटीग्रेट करना है। ये चीज, इसके रिगार्डिंग जो डिसीजन है वो हमें प्री एडवांस लेना पड़ता है। ठीक है, अगर हमने इंटीग्रल कर दी और उसके बाद हमारे फिर एम्प्लॉइज को कंफ्यूजन होती है कि हमें प्राइम कॉस्ट तक ही रखना है कि सारे के सारे कॉस्ट को इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो एम्प्लॉइज को ये चीज बतानी बहुत जरूरी होती है। नेक्स्ट इज, ठीक है, उसके बाद जितने भी आपका आइटम्स का जो रिकॉर्ड है, जितने भी हमारे रिकॉर्ड्स हैं या जितनी भी रिकॉर्ड्स हैं, उस सब का डाटा हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग, हमारे जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है उसको देना जरूरी है। मतलब हमारा जो भी अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है, जो हमारा ऑफिस है, उसके पास सारी की सारी इंफॉर्मेशन टाइमली होनी चाहिए, तभी वो इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर उनके पास डाटा मिलने में उनको टाइम लगता है, डिले होता है या करेक्ट नहीं मिलता, तो फिर वो इन प्रॉपरली टाइमली चीज़ें इंटीग्रेट नहीं कर सकते। उनके लिए काम बढ़ भी जाता है, प्लस उनको बढ़ भी जाता है, प्लस कई चीज़ें फिर वहाँ पे ओमिशन होने के चांसेस भी हो जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद इंटरिम, इसमें आपको एक और चीज़ है कि आपको जो पॉलिसीज हैं इंटीग्रल अकाउंटिंग में, हमें जो पॉलिसीज हैं, ठीक है, वो भी पॉलिसीज, अकाउंटिंग कंसेप्ट, अकाउंटिंग कन्वेंशंस को भी पहले डिसाइड करना पड़ता है। कि आपका जो भी है, आपका जो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है, उसको इन एडवांस प्रदान करना पड़ता है कि जब वो इंटीग्रेशन करेंगे तो उसको उनको कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अडॉप्ट करने हैं, कौन सी अकाउंटिंग कन्वेंशंस को अडॉप्ट करना है, तभी वो सही से इंटीग्रेट कर पाएंगे। अगर उनको पहले से नहीं पता होगा कि किस कंसेप्ट के ऊपर चलना है, तो वो उनकी जो आपके जो रिजल्ट्स हैं वो वेरी करेंगे, आपकी इंटीग्रेशन प्रॉपरली नहीं हो पाएगी। ठीक है, उसके बाद जब हम अकाउंट्स बनाएंगे, उसके बाद एक और चीज़ भी है कि आपके जैसे होते हैं कॉमन एक्सपेंसेस होते हैं, जब कॉमन इनकम्स हैं, या जैसे हम कुछ प्रोविजंस लेते हैं या कुछ एडजस्टमेंट्स करनी होती हैं, तो उसको उन पर्टिकुलर जो स्पेशल चीज़ें हैं उसका कैसे क्या ट्रीटमेंट करना है, कैसे करना है, तो ये भी चीज़ हमें पहले से ही डिसाइड करनी पड़ती है कि एडजस्टमेंट्स होती हैं उसको कैसे करनी है, एक्सपेंसेस का जो स्पेशल एक्सपेंसेस हैं उसका क्या ट्रीटमेंट करना है, जो हमारे कुछ इनकम्स हैं, स्पेशल इनकम्स हैं, उसका क्या क्या ट्रीटमेंट होगा, तो ये भी चीज़ हमें इन एडवांस डिसाइड करनी पड़ती है। ठीक है, और फिर है नेक्स्ट है, देयर शुड बी अ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द स्टाफ मेंबर्स ऑफ द कॉस्ट डिपार्टमेंट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कि जितने भी आपके जो है कॉस्ट डिपार्टमेंट का पर्सोनल है एंड हमारे जो फाइनेंस डिपार्टमेंट का पर्सोनल है, उनमें आपस में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। वो एक दूसरे से कॉपरेट करें, फ्रेंडशिप कॉपरेट करें, और एक दूसरे को जो भी उनको डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, या फिर उनको डाटा इंफॉर्मेशन जो भी कुछ चाहिए होता है, वो उनको एक दूसरे को वो देते रहें, आपस में देते रहें, एक दूसरे को सपोर्ट करके चलें, एक दूसरे की टांग खींचने की बजाय एक दूसरे को सपोर्ट करके चलें, ताकि हमारा इंटीग्रल सिस्टम आपका यू कैन से आपका सक्सेसफुल होगा। अगर उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ, ठीक है, तो आपका ये सिस्टम फेल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बच्चा ये चीजें हैं कि नीचे आपका ठीक है, इसमें कुछ जर्नल इसमें है कि इसकी में ना कुछ आपकी इंटीग्रल सिस्टम में ना कुछ एंट्रीज है।
ठीक है, कुछ स्पेशल एंट्रीज होती हैं, इसमें कुछ स्पेशल अकाउंट्स हमें ओपन करने पड़ते हैं। ठीक है, इंटीग्रल सिस्टम में जैसे कि आपका है रॉ मटेरियल्स के लिए हमें अलग से स्टोर्स अकाउंट खोलना पड़ता है। ठीक है, वेजेस के लिए हमें एक स्पेशल अलग से वेज कंट्रोल अकाउंट खोलना पड़ता है। ओवरहेड्स के लिए हमें ओवरहेड अकाउंट्स ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट अलग से इसमें कंट्रोल करना पड़ता है, ओपन करने पड़ते हैं। अगर हम सिर्फ अगर अलग से हम फाइनेंस कॉस्ट शीट्स मेंटेन करते हैं तो हमें उसमें ये अकाउंट्स ओपन नहीं करने पड़ते। बट अगर फर्म्स इंटीग्रल अकाउंटिंग को अडॉप्ट कर रही हैं तो उनको कुछ अकाउंट्स और एक्स्ट्रा से ओपन करने पड़ते हैं। जैसे कि हमारा हो गया ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, वेजेस कंट्रोल अकाउंट, ये कुछ वेजेस कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर अकाउंट जो नॉर्मली हम हमारी बुक्स में ओपन नहीं करते होते, वो इंटीग्रल अकाउंटिंग में हमें ओपन करने पड़ता है। सो गाइस, ठीक है, ये था हमारा कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रल अकाउंटिंग का, या फिर क्या इंटीग्रल, या फिर क्या लीजिए इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग का। इसमें आपको यही करना है। ठीक है, यही है इसमें। तो पहले ये बताइए, अभी तक इसमें किसी का कुछ डाउट, किसी को कुछ पूछना हो? यहाँ तक किसी को कुछ पूछना हो, किसी का कोई डाउट हो तो? नो मैम। नहीं, यहाँ तक हो गया आपका? ठीक है, यस मैम। ओके। ठीक है, सो अभी प्रीति ने वो पूछा था प्रोसेस अकाउंटिंग का, पूछा था ना आपने कि प्रोसेस अकाउंटिंग क्या होती है? यस मैम। हाँ जी, सो बच्चा प्रोसेस अकाउंटिंग का मतलब होता है कि जब हम अपनी जैसे आपका होता है ना कि कई प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं कि जो जिसको बनने के लिए वो अलग अलग प्रोसेसेस से होके निकलते हैं। आपको पता होगा कई, जैसे हर प्रोडक्ट को बनाने का, मैन्युफैक्चर करने का ना एक अलग तरीका होता है। कई प्रोडक्ट्स होते हैं जो आपके अलग अलग स्टेजेस से होके गुजरते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका कपड़ा बनाने का जैसे एग्जांपल है, ये मैं बहुत कॉमन देती हूँ। जैसे हमारा जब कपड़ा मैन्युफैक्चर होता है तो उसमें हमारी अलग अलग स्टेजेस होती है। जैसे पहले आपका रॉ मटेरियल क्या होता है? कॉटन। पहले कॉटन से क्या बनता है? थ्रेड। फिर थ्रेड से उसको वीविंग होती है कपड़े की, फिर उस कपड़े की डाइंग होती है। डाइंग होने के बाद उसके ऊपर प्रिंटिंग या फिर वो कढ़ाई एंड ऑल होता है। फिर उसकी स्टिचिंग होती है। फिर फाइनली हमारा सूट, हमारा ड्रेस तैयार होता है। हमारा प्रोडक्ट जैसे कई सारी स्टेजेस से होके गुजरता है। ठीक है, जा प्रोसेसेस कह लो, वर्ड स्टेजेस कह लो। ठीक है, तो जब हम इस हर एक अलग सेपरेट स्टेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पे जब हम उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने की, जब कोई भी प्रोडक्ट हमारा अलग अलग स्टेज से गुजरता है तो उसकी जब हम हर एक स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पे उसकी कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं, उस चीज को कहते हैं प्रोसेस अकाउंटिंग। जैसे कि हमने पहले लिया कि जब आपने कॉटन से थ्रेड बीफ किया तो वो एक स्टेज हो गई, तो हमने क्या किया, हमारी थ्रेड को बनाने की क्या कॉस्ट आई, अलग। फिर उसके बाद जब हमने थ्रेड से कपड़ा बनाया, कपड़ा बीफ किया, फिर हमने कि उस पे क्या कॉस्ट आई, कि थ्रेड से कपड़ा बनाने की क्या कॉस्ट आई, वो अलग से। ठीक है, फिर जब हम कहेंगे कि उसको कपड़े को डाइंग करने की क्या कॉस्ट आई, वो अलग से। फिर डाइंग पे हमारी वो कढ़ाई करने की क्या कॉस्ट आई। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि हमारी कढ़ाई करने के बाद अगर हम उसको स्टिच करने हैं उसकी क्या कॉस्ट आई है। ठीक है, तो उसके बाद हम फाइन कॉस्ट आई है। जब हम अलग अलग स्टेजेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोसेस अकाउंटिंग। जैसे इसको दूध की एग्जांपल से भी समझो। जैसे हमारा दूध है, दूध से हमें पता है बहुत सारी चीजें बनती हैं। जैसे दूध है, नॉर्मल दूध का प्राइस अलग हो गया। अगर आप उस दूध से कर्ड बना रहे हो उसका प्राइस अलग हो जाएगा। अगर हम उसी कर्ड से, ठीक है, जैसे दूध से हमने मक्खन बनाया उसका प्राइस अलग होगा। फिर उस मक्खन से जब हम घी बनाएंगे, ठीक है, तो उसका प्राइस अलग होगा, उसकी कॉस्टिंग अलग होगी। तो हम इस पूरी जब उसकी कॉस्टिंग अलग होगी, इस चीज को हम बोलते हैं प्रोसेस अकाउंटिंग, या फिर क्या लो प्रोसेस कॉस्टिंग। जब हम लोग अलग अलग स्टेजेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पे कॉस्ट निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोसेस अकाउंटिंग, या फिर क्या लो प्रोसेस कॉस्टिंग। When we calculate or cost at different stages of manufacturing, ठीक है, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग,
that is known as process costing. हाँ जी, पता चला कि ऊपर से क्या? यस मैम। बताओ फिर प्रीति, क्या होती है प्रोसेस कॉस्टिंग? मैम प्रोसेस कॉस्टिंग का मतलब होता है अगर हम कोई भी प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस करते हैं तो वो डिफरेंट स्टेजेस से होके जाता है, तो जब मैम प्रोसेस अकाउंटिंग बनाते हैं ना तो हम उन अलग अलग स्टेजेस के अकाउंट्स बनाते हैं प्रोडक्ट को लेकर के। हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल ठीक बताया। ठीक है, और प्रोसेस कॉस्टिंग का एक और मैं बता दूं, प्रोसेस कॉस्टिंग को हम लोग कॉन्टिन्यूस भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रोसेस कॉन्टिन्यूस कॉस्टिंग भी बोला जाता है। ओके मैम। या क्योंकि इसमें नॉर्मली प्रोसेस कॉस्टिंग ना वहाँ पे अडॉप्ट की जाती है। यहाँ पे ना हमारे जो प्रोडक्ट्स है ना वो लगातार मैन्युफैक्चर होते हैं, कॉन्टिन्यूसली मैन्युफैक्चर हो रहे होते हैं। जैसे एक बना उसी के साथ दूसरा भी, लाइन लगातार बनते रहते हैं ना कॉन्टिन्यूसली, एक ही बार में बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। एक प्रोडक्ट उसके पीछे पीछे दूसरा, उसके पीछे पीछे तीसरा। ठीक है, तो प्रोसेस वहां पर हमारी ये ज्यादा अडॉप्ट की जाती है, इसीलिए इसको कॉन्टिन्यूस भी बोलते हैं। या फिर ये कह लीजिए जब हमारी कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन होती है तो वहां पे भी हमारा प्रोसेस कॉस्टिंग ही अडॉप्ट किया जाता है। जैसे होता नहीं आपका, जैसे सोप बनाने की इंडस्ट्री, नहीं सोप तो बैच कॉस्टिंग में आ जाएगा वैसे। कॉन्टिन्यूस का ये लगा लीजिए कि ये लगातार आपका बनता है। जैसे टॉयज बना लो कि एक टॉय बना, फिर उसके पीछे दूसरा टॉय, उसी के जैसा तीसरा टॉय बन रहा है, उसके पीछे फिर चौथा टॉय बन रहा है, तो हमारी कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन हो रही होती है लगातार, तो वहां पे प्रोसेस कॉस्टिंग ज्यादा काम आती है। ओके मैम। मैम एस्केलेशन क्लॉज क्या होता है? एस्केलेशन क्लॉज, एस्केलेशन क्लॉज हमारा ना कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में काम आता है। एस्केलेशन क्लॉज क्या होता है कि जब हम ना कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट जब डिसाइड होता है, तो आपको पता है कि कॉन्ट्रैक्ट में ना प्रोडक्ट को बनाने में जो भी हमारा प्रोजेक्ट होता है या कुछ भी होता है उसको बनने में बहुत टाइम लग जाता है। चाहे आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हो, चाहे आप कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तो उसमें टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि उसकी कॉस्ट पहले तो बैठ के तो वैसे इन एडवांस ही उसकी कॉस्ट डिसाइड की जाती है, क्या कॉस्ट होगी, प्रोजेक्ट की ओवरऑल कॉस्ट क्या होगी। तो पता है कि जैसे कि फ्यूचर हमारा अनसर्टेन है, तो फ्यूचर में कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं। तो फिर क्या करते हैं, पहले जब प्रोजेक्ट की एडवांस में कॉस्ट डिसाइड करते हैं, तो उसके साथ साथ ना वो एक चीज ये डिसाइड कर लेते हैं कि अगर फ्यूचर में हमारा कोई भी कॉस्ट में चेंज आया, ठीक है, तो उसके हिसाब से अगर हम फ्यूचर में चेंजेस करेंगे, अगर वो उस चेंज करेंगे, तो इस क्लॉज को कहते हैं एस्केलेशन क्लॉज। अगर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में जब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग होती है, अगर वो इन एडवांस अपनी कॉन्ट्रैक्ट जब बनाते हैं, उसमें अगर ये बात डाल लें कि अगर फ्यूचर में हमारी कॉस्ट में कोई भी चेंज आया, चाहे हमारा जैसे रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ा या कम हुआ, या किसी भी रीजन की वजह से अगर हमारी कॉस्ट में चेंज आया, तो उसके हिसाब से हम हमारे प्रोजेक्ट का प्राइस बढ़ा भी सकते हैं या प्रोजेक्ट का प्राइस कम भी कर सकते हैं। तो उस स्पेशल कंडीशन या क्लॉज को वी कॉल्ड एज एस्केलेशन क्लॉज। ठीक है, एक्चुअली कई कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या होता है, कई कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में ना रखते हैं, कंडीशन रखते हैं कि पहले इन एडवांस में ही प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट और सेलिंग प्राइस डिसाइड कर लेते हैं। तो फ्यूचर में आपका प्राइस कम होता रहे, ज्यादा होता रहे, हम उस प्रोजेक्ट में चेंज नहीं कर सकते, प्रोजेक्ट के सेलिंग प्राइस में चेंज नहीं कर सकते होते। बट आजकल क्या करने लगे हैं, पर कई प्रोजेक्ट्स में वो क्या करते हैं, वो ये कंडीशन डाल लेते हैं बीच में। ठीक है, कि अगर जैसे फ्यूचर में सिचुएशन आएगी, जैसा अभी आपका सिचुएशन होगा, हम उसी के हिसाब से हमें प्रोजेक्ट की कॉस्ट में और प्रोजेक्ट के सेलिंग प्राइस में हम अकॉर्डिंग टू चेंजेस कर लेंगे। तो वो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एस्केलेशन क्लॉज। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे सपोज करो मैंने किसी को दिया है कॉन्ट्रैक्ट डैम बनाने का। ठीक है, मैं एक पार्टी हूँ, मैंने किसी को प्रोजेक्ट दिया डैम बनाने का, और हमारे उस डैम को अभी अकॉर्डिंग टू आज, ठीक है, उस डैम को बनाने की जैसे सपोज करो कॉस्ट आई है 10 लाख। फिर हम दोनों पार्टीज ने हमने बैठ के डिसाइड किया, तो हमारी 10 लाख की कॉस्ट आई है बनाने की डैम। पर हमें पता है डैम को बनाने में तकरीबन 5 से 10 साल, तकरीबन 10 साल लग जाएंगे। ठीक है, सो 10 साल लग जाएंगे, तो अब 10 सालों में तो हमारा बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे, हमारा रॉ मटेरियल चेंज हो जाएगा, की कॉस्ट में भी चेंजेस आएंगे।
ठीक है। एनवायरमेंट फैक्टर्स की वजह से भी हमारा प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है, हमारी लेबर की वजह से भी हमारा प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है। तो अगर उन फ्यूचर्स की बातों को ध्यान में रखकर अगर हम हमारे कॉन्ट्रैक्ट में ये कंडीशन डाल लें कि भैया फ्यूचर में जैसा भी सिचुएशन होगी उसके हिसाब से 12 लाख 15 लाख या कम भी कर सकते हैं। तो अगर हम ये कंडीशन डालते हैं तो उस कंडीशन को बोला जाता है एस्केलेशन क्लॉज। अगर हम ये कंडीशन नहीं डालते कि कंडीशन नहीं डालते कि 10 लाख का 10 लाख ही रहेगा, तो दैट इज अ फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है। अगर हम ये कंडीशन डाल लें कि अकॉर्डिंग जैसा भी हमारा सिचुएशन रहेगा हम उसके अकॉर्डिंग चेंजेस कर पाएंगे, तो दैट कंडीशन इज नोन एज एस्केलेशन क्लॉज। ऐसे ओके मैम। ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का फीचर होता है एस्केलेशन। that gives the power to the parties to make changes in the cost of the project. एस्केलेशन क्लॉज हमारे पार्टीज को पावर देता है, उनको ये राइट देता है कि वो अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन अपने हिसाब से उसमें चेंजेस कर सकते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट में ही होता है। हाँ जी, कोई और हुआ प्रीति, पता चल गया एस्केलेशन